हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12वीं कक्षा के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है, पूर्णांकों के समुच्चय z का अगर हम व्यक्लन यानी माइनस बाकी करें तो वो क्रम विनिमय या साहचर्य होगी या नहीं ज्ञात करना है। उसके लिए हम मान लेते हैं कि a और b दो है जो z के अंदर है, तो हम निकालते हैं a स्ट्रिक b यानी a माइनस b, व्यक्लन करना यानी घटाना है, और b स्ट्रिक a आएगा b माइनस a। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, a माइनस b और b माइनस a कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि मान लो हम a का मान 4 रखे, b का मान 2 रखे, तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। अब उल्टा करेंगे तो 2 माइनस 4 होगा b माइनस a, तो 2 माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 आएगा। दोनों उत्तर सेम नहीं आ रहे, बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि a स्ट्रिक b बराबर नहीं है b स्ट्रिक a की। जब ये बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं है। अब हम ज्ञात करते हैं साहचर्य। उसके लिए हमने 3 बिंदु ले लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे a स्ट्रिक b स्ट्रिक c। तो हमें पता है a स्ट्रिक b का मतलब a माइनस b और स्ट्रिक c। अब इस पूरी को a मान लो, इस पूरी को इसको b मान लो, तो a माइनस b a हो गया, और स्ट्रिक का मतलब माइनस है c, ये आएगा। अब हम निकालेंगे a स्ट्रिक b स्ट्रिक c, पर पहले इन दोनों का करेंगे। तो यहाँ से आएगा a स्ट्रिक की जगह लिखेंगे b माइनस c, फिर a स्ट्रिक की जगह माइनस b माइनस c, कोष्टक खोलेंगे तो b हो जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ a माइनस बी माइनस सी है और यहाँ a माइनस बी प्लस सी है। अतः हम लिख सकते हैं कि a स्ट्रिक b और स्ट्रिक c बराबर a स्ट्रिक b स्ट्रिक c बराबर नहीं है। अतः साहचर्य नहीं है। तो ना तो ये क्रम विनिमय है ना ही साहचर्य। तो व्यक्लन के लिए क्रम विनिमय भी नहीं होगा, साहचर्य भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है कि पूर्णांकों के एक समुच्चय z में स्ट्रिक a स्ट्रिक b बराबर है a प्लस b माइनस ए बी, और ए बी z से लिए गए हैं। तो हमें इस संक्रिया के सापेक्ष a कोई अवयव है जो 1 के बराबर नहीं है का प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले हमें इसका तत्समक अवयव ज्ञात करना पड़ेगा। हमने माना तत्समक अवयव बराबर है e, और कोई a मान लिया हमने जो z से ले रहे हैं। तो हमें पता है a स्ट्रिक e बराबर a होगा। तत्समक अवयव का किसी अवयव के साथ स्ट्रिक निकाले तो वापस वही अवयव आता है, और a स्ट्रिक e हम यहां से निकालेंगे। यहाँ b की जगह e है तो b की जगह हम e लिख देंगे, और बराबर में है a। अब यहाँ भी प्लस का e, यहाँ भी प्लस का e, कट गए। e कॉमन ले लिया, e से कॉमन लिया e, 1 बचेगा, फिर माइनस, यहाँ से e कॉमन ले लिया a बचा, बराबर में आ गया 0। अब यहाँ ध्यान दो, a बराबर नहीं है 1 के, यहाँ हम 1 नहीं रख सकते तो कुछ और रख सकते हैं। तो कुछ और रखेंगे तो क्या वो 0 के बराबर होगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 1 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि a है वो 1 के बराबर नहीं है, तो e बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि e बराबर 0 के होगा। जब दो
पद गुणा में हो और उनका मान 0 हो तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। हमें पता है ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि a की जगह हम 1 नहीं लिख सकते। 1 माइनस 1 करेंगे तभी 0 आएगा और a 1 नहीं है तो 0 आएगा नहीं, तो e ही 0 होगा। अब e 0 हो गया। अब हम कह सकते हैं या हम मान लेते हैं कि माना b a का प्रतिलोम है तथा a और b दोनों z से लिए जा रहे हैं। हमें निकालना क्या है, हमें प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम निकालने के लिए हमने मान लिया b a का प्रतिलोम है। अब हमें पता है कि जब प्रतिलोम का एस्ट्रिक किया जाता है उस अवयव के साथ तो हमेशा e आता है, तत्समक अवयव आता है, a एस्ट्रिक b बराबर e आएगा। प्रतिलोम और उस अवयव का जब एस्ट्रिक निकालते हैं तो हमेशा e आता है प्रतिलोम की परिभाषा से। तो a एस्ट्रिक b हमारे पास ये रहा, बराबर में है e का मान 0। अब a प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा और यहां से b कॉमन आ रहा है, b कॉमन ले लिया, यहां से b कॉमन लिया 1 बचेगा, फिर माइनस यहां से b कॉमन लिया a बचेगा और ये प्लस का a उधर गया, माइनस का a b, ये गुणा में है वज्र गुणा कर लो, बट्टे में आ गया तो b हमारे पास आएगा। माइनस को नीचे गुणा कर लेते हैं, जब माइनस का गुणा करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस का a प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस हो जाएगा और ये आ गया इसका प्रतिलोम। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है R में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है। पहली है a एस्ट्रिक b बराबर a स्क्वायर b। हम मान लेते हैं कि a और b जो R से बिलोंग करते हैं तो a एस्ट्रिक b बराबर दिया हुआ a स्क्वायर b और b एस्ट्रिक a निकालेंगे तो आएगा b स्क्वायर a। जो पहले है उसका स्क्वायर करना है तो यहाँ b पहले है तो b का स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि a एस्ट्रिक b नॉट इक्वल्स टू b एस्ट्रिक a बराबर नहीं है, अतः क्रम विनिमेय नहीं है। तो पहला क्रम विनिमय नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हमारे पास है a एस्ट्रिक b बराबर a की घात b। क्या ये क्रम विनिमय होगा? तो देखो इसके लिए भी a b बिलोंग्स टू हम z मान लेते हैं, तो a एस्ट्रिक b बराबर है a की घात b और b एस्ट्रिक a आ जाएगा b की घात a। दूसरा वाला पहले वाले की घात बनेगा, तो यहाँ भी दूसरा वाला a है जो पहले वाला b की घात a बनेगा। ठीक है, जो पहले है वो तो संख्या के रूप में रहेगा, बाद में है वो घात के रूप में। तो पहले b है संख्या के रूप में, बाद में a है घात के रूप में। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि a एस्ट्रिक b नॉट इक्वल्स टू b एस्ट्रिक a, जब बराबर नहीं है तो अतः क्रम विनिमय नहीं है। तीसरा, तो तीसरा हमारे पास प्रश्न है a एस्ट्रिक b बराबर a माइनस b प्लस ए बी। इसको हम देखते हैं कि क्या यह क्रम विनिमय है। तो इसके लिए भी हम मान लेते हैं a और b बिलोंग्स टू z और a एस्ट्रिक b निकालेंगे तो यही आएगा a माइनस b प्लस ए बी। अब हम निकालेंगे b एस्ट्रिक a, तो a पहले था तो अब b पहले है तो b आएगा, b बाद में था माइनस में तो यहाँ a बाद में है तो माइनस में a आएगा और प्लस उल्टा हो जाएगा b। अब ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ a प्लस का है या माइनस का, यहाँ b माइनस का है या b प्लस का है। अतः हम लिख सकते हैं कि a एस्ट्रिक b नॉट इक्वल्स टू b एस्ट्रिक a, तो ये भी क्रम विनिमय नहीं है। और लास्ट है चौथा हमारे पास a एस्ट्रिक b बराबर a प्लस b
प्लस ए स्क्वायर, इसको ज्ञात करेंगे क्या ये क्रम विनिमय है या नहीं। तो हमने ले लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, अतः ए एस्ट्रिक बी निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर आएगा, यही आएगा, तथा b एस्ट्रिक a निकालेंगे तो पहले a था तो a आया, अब पहले b है तो b आएगा, बाद में b तो बाद में यहाँ पर a है प्लस में a। अब स्क्वायर पहले वाले का हो रहा है तो यहाँ पहले b है तो b का स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर नहीं है, प्लस का a है प्लस का b है, पर यहाँ प्लस का a स्क्वायर है, यहाँ प्लस का b स्क्वायर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि a एस्ट्रिक b नॉट इक्वल्स टू b एस्ट्रिक a, अतः क्रम विनिमय नहीं है। तो चारों में से कोई भी क्रम विनिमय नहीं है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, निम्न तीन फलन के लिए संयुक्त फलन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का सत्यापन कीजिए। अब हमारे पास जो तीन फलन है वो इस प्रकार है। सबसे पहले f है, n से z0 और fx का मान है 2x। उसके बाद है g है z0 से q और ये gx का मान है 1/x और उसके बाद है h और h है q से r और hx का मान है e की पावर x। अब हमें क्या करना है, हमें इसका संयुक्त फलन संक्रिया लगानी है और साहचर्य नियम का सत्यापन करना। उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर HOGOFX, ये निकालेंगे। इसको निकालने के लिए H को आगे रखना है, G अंदर रहेगा और FX बाहर कोष्टक के अंदर। अब हम मान रखेंगे तो HOGFX का मान हमारे पास है 2x, फिर H कोष्टक के अंदर आएगा G 2x, H आगे G पीछे, H G 2x। तो x की जगह 2x है तो यहाँ x की जगह हम रखेंगे 2x, फिर आएगा h, तो h का hx का मान है e की पावर x, यानी जो x है वो e की पावर में चला गया, तो यहाँ पर x की जगह 1/2x है तो e की पावर आ जाएगी 1/2x। अब साहचर्य नियम के लिए हमने बाद वाले दो लिए कोष्टक में, अब हम पहले वाले दो ले लेते हैं HOGOFX और इसको ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास HOG है, कोष्टक में fx आ गया, तो fx का मान हमारे पास है 2x। अब हमें पता है पहले h है, h को रहने दो, बाद में g है, g को बाद में रख लो, तो g 2x, x की जगह 2x रखना है, x का मान 1/x है g के रूप में, तो 2x का मान g के रूप में 1/2x हो जाएगा और h का मान है e की पावर x, यहाँ h का x की जगह 1/x है तो e की पावर आ जाएगी 1/2x। यहाँ h में x था इसलिए e की पावर में चला गया, यहाँ h में 1/2x है तो 1/2x e की पावर में चला गया। तो अब ध्यान दो, इधर पहले हमने इन दोनों को लिया, इसको अलग रखा और हल किया, 1/e की पावर 2x आया। फिर हमने इन दोनों को अलग रखा, पहले इसको लिया और इसको भी हल किया तो सेम आया। तो बाद वाले दो और पहले वाले दो को अलग अलग रख के आप जब हल करते हो और मान सेम आता है तो वही नियम साहचर्य नियम कहलाता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि HOGOFX बराबर है HOGFX के,
और जब ये दोनों बराबर है तो यही नियम साहचर्य नियम कहलाता है। तो अतः साहचर्य है, और यही हमें सिद्ध करना था। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है एफ आर प्लस ए आर प्लस जी आर प्लस ए आर प्लस निम्न प्रकार परिभाषित है। एफ एक्स जी एक्स दिया हुआ है, जी ओ एफ निकालना है, एफ ओ जी निकालना, और बताना है कि ये दोनों तुल्य फलन है या नहीं है। तुल्य फलन के लिए 3 कंडीशन होती है, दोनों के प्रांत बराबर करने पड़ेंगे, सहप्रांत बराबर करने पड़ेंगे, और दोनों के मान भी बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जी ओ एफ को देखते हैं, जो आर प्लस से आर प्लस में होगा, और एफ ओ जी है वो भी आर प्लस से आर प्लस में होगा। तो हम यहां देखते हैं पहला वाला मान प्रांत होता है, दूसरा वाला मान सहप्रांत होता है। तो जी ओ एफ का प्रांत जो बराबर है एफ ओ जी के प्रांत के, क्योंकि दोनों के प्रांत आर प्लस है। फिर हम देखते हैं जी ओ एफ का सहप्रांत और एफ ओ जी का सहप्रांत, क्या दोनों बराबर है? तो दोनों के बाद वाले मान आर प्लस है, तो दोनों के सहप्रांत भी आर प्लस हो गए, यानी बराबर हो गए। अब हमें इनके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम जी ओ एफ एक्स निकालते हैं। जी आगे एफ एक्स कोष्टक में, जी एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स में का मान होता है रूट एक्स। जब एक्स है तो वो रूट में आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो रूट में आएगा एक्स स्क्वायर, और जब इस प्रकार स्क्वायर में रूट होता है तो दोनों हट जाते हैं, यानी रूट एक्स स्क्वायर का अगर रूट है तो उत्तर आएगा एक्स। अब हमें निकालना है एफ ओ जी एक्स। अब एफ आगे रहेगा, जी एक्स कोष्ठक में आएगा। एफ जी एक्स का मान रूट एक्स, अब यहां एफ है तो एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है। जब एक्स है तो स्क्वायर लगेगा, रूट एक्स है तो रूट एक्स पे स्क्वायर लगेगा, और जब भी रूट पे स्क्वायर होता है तो हट जाता है और आता है एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया। अतः हम यहां लिख सकते हैं कि जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स दोनों आपस में बराबर है, दोनों का मान x है, तो प्रांत बराबर हो गए, सह प्रांत बराबर हो गए, और दोनों के मान भी बराबर हो गए। अतः जी ओ एफ व एफ ओ जी हो जाएंगे तुल्य फलन है। हेलो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है कि यदि एफ आर से आर में एफ एक्स का मान दिया हुआ है तो हमें ज्ञात करना है कि एफ प्रतिलोमी फलन है या नहीं, और कारण सहित उत्तर देना है। तो इसके लिए अब प्रतिलोमी फलन कब होता है, उसके लिए कंडीशन होती है कि वो एक एक ही आच्छादक होना चाहिए, तभी उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि एफ एक एक ही आच्छादक है या नहीं। उसके लिए हम कोई 2 मान ले लेते हैं x के। अगर उन दोनों मानों पर अलग अलग मान आता है तो वो एक एक ही हो जाएगा, अगर समान मान आता है तो वो आच्छादक वो एक एक ही नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले माना कि x बराबर है 2 पाई, जो है r से बिलोंग करता है, हमें r में से लेना है। r वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं में 2 पाई आता है। अब x की जगह हम 2 पाई लिखेंगे, cos 2 पाई प्लस 2। हमें पता है कि 2 पाई पर मान नहीं बदलता, 2 पाई यानी 360 प्लस 2, और cos 360 पर cos ही रहेगा, और 360 से 2 आ गया तो प्रथम चतुर्थांश में आ गया, प्रथम चतुर्थांश में cos प्लस में ही रहता है और आ जाएगा 2, तो ये आ गया cos 2। अब हम x बराबर 0 रखते हैं, 0 भी वास्तविक संख्या है, तो f0 का मान x की जगह 0, cos 0 प्लस 2
जीरो पे भी मान परिवर्तित नहीं होता और 2 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ गया। तो देखो 2 पाई पे भी cos 2 आ रहा है, 0 पे भी cos 2 आ रहा है। ऐसा कभी भी एक ही में नहीं हो सकता कि दो अलग अलग मानों के लिए fx का मान समान आ जाए। अगर दो अलग अलग मानों के लिए fx का मान समान आ जाता है तो वो बहु एक ही होता है, वो एक ही नहीं होता। तो यहां हम लिख सकते हैं चूंकि f2 पाई बराबर है f0, अतः f एक की नहीं है। जब f एक की नहीं है तो हम लिख सकते हैं अतः f का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। जब वो एक की नहीं है तो प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, क्योंकि प्रतिलोम के लिए एक की भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो एक की नहीं है तो f का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, यदि a दिया हुआ है और उसमें दो फलन है f और g, f दिया हुआ है, g दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि g इनवर्स विद्यमान है लेकिन f इनवर्स यानी g का प्रतिलोम विद्यमान है पर f का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। उसके लिए हम यहां पर देखते हैं, ये दोनों a से लिए जा रहे हैं, a में -1 से 1 तक सारे मान ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम fx में x का मान -1 लेते हैं जो a से बिलोंग करता है। तो वहां हम f-1 रखेंगे, f-1, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। अब हम x का मान +1 रखते हैं जो भी a के अंदर है, तो f1 का मान x की जगह 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, x स्क्वायर है ना, x की जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर है, तो f-1 बराबर आ गया f1 के। दो अलग अलग मानों के लिए f का मान समान आया है, और दो अलग अलग मानों के लिए जब f का मान समान आता है तो वो एक की नहीं होता। तो यहां हम लिखेंगे f एक की नहीं है, और जब एक की नहीं है तो f इनवर्स विद्यमान नहीं है। तो f इनवर्स विद्यमान नहीं है। अब हम निकालेंगे g इनवर्स के बारे में कि g इनवर्स विद्यमान है या नहीं। तो gx के लिए हम x का मान -1 रखते हैं, तो g -1 आ जाएगा साइन -π/2, -1 रखेंगे तो -π/2 हो जाएगा, और -π/2 का मान -1 होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, π/2 यानी 90 sin 90 का मान 1 होता है। अब हम x का मान 1 रखते हैं, जो भी a से बिलोंग करता है, तो g1 बराबर आ जाएगा sin π/2, x की जगह 1 रखा है, 1 का गुणा पाई से पाई आएगा, sin π/2 का मान 1, तो -1 रखने पर -1 आया, +1 रखने पर +1 आया, तो g -1 बराबर नहीं है g 1 के। और ऐसे कोई भी मान रखोगे -1 से लेकर +1 के बीच में, तो साइन gx का मान हमेशा अलग अलग आएगा। यहां पर देखो बराबर आया था, -1 + 1 f में बराबर थे इसलिए 1 की नहीं था, यहां बराबर नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं कि g 1 की है। अब आच्छादक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आच्छादक के लिए gx बराबर हम मान लेते हैं y, gx का मान रखो sin πx/2 बराबर हो जाएगा y, यहां से πx/2 साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और x बराबर आएगा 2 ऊपर 2 साइन इनवर्स y और बटे में पाई आ जाएगा। यहां हम लिख सकते हैं कि चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए, यहां y का कोई भी मान रखो आप, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान अलग अलग आएगा, क्योंकि साइन के प्रत्येक मान अलग अलग होते हैं।
और ये हमें -1 से +1 के बीच में ही रखने हैं। तो -1 से +1 के बीच में जितने भी मान आप y के रखेंगे उसके लिए x के सभी मान अलग अलग आएंगे। तो y के प्रत्येक मान के लिए x के मान अलग अलग है, अतः हम लिख सकते हैं कि g आच्छादक है। तो g एक ही हो गया, g आच्छादक हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि g इनवर्स विद्यमान है। तो यहां पर f एक ही नहीं था इसलिए f इनवर्स विद्यमान नहीं था, g एक ही भी है, आच्छादक भी है, इसलिए g इनवर्स विद्यमान है।